नमस्कार साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ह्यूमैनिटी ग्रुप से बीएड की प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में प्रस्तुत है पहली सीरीज। इस सीरीज में 2019 की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर की चर्चा की गई है, जो 2020 की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में आपके लिए सही उत्तर पहले से ही रेड इंक से टिक कर दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 31, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? तो इसका सही उत्तर है श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास कौशल की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किए। वह श्रावस्ती में ही अपने सर्वाधिक उपदेश भी दिए और श्रावस्ती का जो राजा था, कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, वो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसलिए बोध गया भी बौद्ध ग्रंथों में पवित्र स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, ह्वेनसांग ने किस शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 630 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक वह भारत में रहा था। उसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसने 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया। तो यह सही उत्तर हो जाएगा, ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त थी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण कुषाण वंश के शासकों ने किया था। कुषाण वंश का जो संस्थापक शासक था वह कुजुल कडफिसेस था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया और कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने ही देश का सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया और इन्होंने देश में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का प्रयोग किया। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, भारत में आए साइमन कमीशन के खिलाफ दिखाए गए प्रतिरोध के दौरान किसको चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया। इस कमीशन में चूंकि सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई और मरने से पहले जो उनका कथन था कि मेरे ऊपर लाठियों के जो प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे, यह कथन अक्षरशः सत्य हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो गया थर्ड, लाला लाजपत राय। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड से किसका नाम जुड़ा है? तो कम्युनल अवार्ड से रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम जुड़ा हुआ है। यह तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनके अनुसार मुसलमान, सिखों और भारतीयों के साथ साथ हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जानी थी और इसीलिए इसको कम्युनल अवार्ड या रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिए जाने वाला माना जाता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। जबकि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में 1556 में
अकबर और हेमू के बीच में होता है। और अकबर की जो सेना है, चूंकि अकबर छोटे थे, तो बैरम खां जो है कि मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं और इसमें भी मुगलों की जीत हुई थी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में अवस्थित है। यह इसका निर्माण, इस अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था और इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक था। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि हम कवि गुरु भी कहते हैं, जिनकी एक प्रमुख रचना गीतांजलि है और जिनको कि पहला भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। उन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, जबकि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिया गया। जो 1919 का द्वैध शासन अधिनियम था उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दे दी गई। प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया और यह जो सिंचाई कर था वह उपज का 1/10 भाग था। और ये जो फिरोज तुगलक था इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना भी की थी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन हैं? तो सभी जानते हैं कि विक्रमांक देव चरित के लेखक विल्हड़ हैं, जबकि कल्हड़ की एक बहुत प्रमुख रचना कौन सी है? राजतरंगिणी। और अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित और चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। तो विक्रमांक देव चरित के लेखक हो गए विल्हड़। अगला प्रश्न, फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय, या प्रबंध के कार्यात्मक दृष्टिकोण को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, इसका जो फंक्शनल अप्रोच है यह एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा विकसित किया गया। एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, जबकि ये जो फेयोल है, हेनरी फेयोल, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अगला प्रश्न, द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। तो जो भी नए साझेदार गुडविल ले आते हैं उसको ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में पुराने साझेदारों द्वारा विथड्रॉन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन? ओपनिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है और परचेज दिया है और पूछ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 9000 प्लस परचेज 1,20,000, तो ये हो गया 1,29,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और उस तो ये जब जाएगा इधर माइनस होने तो आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। ह्रास चार्ज करने की सीधी रेखा विधि के अंतर्गत ह्रास की गणना की जाती है। तो ह्रास की गणना या डेप्रिसिएशन की जो की जाती है कैलकुलेशन, वह ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन, या पार्षद अंतर्नियम में निहित है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कभी भी कंपनी कोई खोलते हैं तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब कंपनी का प्रमोशन किया जाता है तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और उसमें होता क्या है, तो इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं कंपनी को। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं।
जबकि जो सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं। तो 47 का सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंध का अंतिम कार्य कौन सा है? तो प्रबंध का अंतिम कार्य है कंट्रोलिंग। किसी भी मैनेजमेंट का जो लास्ट वर्क है वह है कंट्रोलिंग, जबकि फर्स्ट वर्क क्या है? प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है स्टाफिंग, फिर आता है डायरेक्टिंग और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। और ये जो लीडिंग है ये डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मशीन और रेट इज ए मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो मशीन और रेट इज ए मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सेकंड आंसर इसका सही है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू। टीवीसी में जो इंक्रीज होता है वो किसके कारण होता है? तो टीवीसी राइजेज विद द राइज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो जो परिवर्तनशील लागत है वह बढ़ती जाएगी, जबकि जो स्थिर लागत होती है, फिक्स कास्ट होती है, वह प्रोडक्शन बढ़े या घटे क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो टीवीसी का जो शेप होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पहले कॉनकेव होती है और बाद में कॉन्वेक्स हो जाती है। और यह बढ़ती कैसे है? तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगी। ध्यान देना है कि वेरिएबल कास्ट का एक दूसरा नाम प्राइम कास्ट भी है, और इसको ये बीएचयू एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, डिबेंचर होल्डर्स आर द। तो डिबेंचर होल्डर कौन क्या होते हैं? तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर डेट से बना है और डेट मीन्स होता है लोन। तो जो लोन देते हैं कंपनी को वही कंपनी के क्रेडिटर हैं, जबकि जो कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो ओनर हो गए। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को उनका फिक्स रिटर्न मिलना है, जबकि इनका शेयर होल्डर है तो इसलिए डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग इनका रिटर्न डिफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मैनेजमेंट ऑडिट इज। मैनेजमेंट ऑडिट जो है वह कंपलसरी है कि ऑप्शनल है कि स्टैट्यूटरी है कि नन ऑफ द थ्री? तो मैनेजमेंट ऑडिट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर। इन्फ्लेशन किसके लिए लाभदायक है? तो इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर डेब्टर्स, जो देनदार हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति महंगाई अर्थात राइज इन प्राइसेस, कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कीमतें जब लगातार बढ़ती हैं तो उन्हीं को इन्फ्लेशन कहते हैं। और यह डेब्टर्स के लिए लाभदायक है, क्योंकि जब डेब्टर ने कोई लोन दिया है उस समय उस मनी की जब डेब्टर ने कोई लोन लिया है तो उस समय मनी की वैल्यू ज्यादा है, और इन्फ्लेशन के कारण जब वो लोन लौटा रहा है तो उस समय मनी की वैल्यू कम हो गई है। तो मुद्रास्फीति जो है डेब्टर के लिए लाभदायक होती है, जबकि क्रेडिटर्स जो लोन देते हैं उनके लिए हानिकारक है, उनको लॉस होता है, डेब्टर को गेन होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान देना है कि जो इन्फ्लेशन है वह फिक्स इनकम ग्रुप के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, उनको लॉस पहुंचाता है, जबकि जो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप है उनके लिए बेनिफिशियल है। और इसका अपोजिट डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन के केस में अपोजिट हो जाएगा। डिफ्लेशन किसके लिए फायदेमंद है? तो डिफ्लेशन क्रेडिटर के लिए फायदेमंद है और डेब्टर के लिए नुकसानदेह हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, इफ जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज। ठीक है, तो इफ जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी देन नेट फैक्टर फ्रॉम if GDP is greater than GNP then net factor income from abroad is। तो GDP यदि ग्रेटर हो जाएगी तो क्या होगा? GDP ज्यादा है तो इसका मतलब कि NFIA निगेटिव है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? निगेटिव है। और NFIA क्या होता है? तो हमारे जो लोग विदेशों से पैसा कमा के ले आते हैं, जो इसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं हमारे यहाँ से जो लोग विदेश अर्न करते हैं और उसको लेके अपने कंट्री में जाते हैं, जिसको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलता है। अब ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इसको जब हम ऐड कर देते हैं जीडीपी में तो जीएनपी बनता है। व्हेन दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड इन जीडीपी इट मेक्स जीएनपी। तो अब
यदि ये NFIA नेगेटिव है तो GDP से GNP कम हो जाएगा, यानी कि GDP ग्रेटर हो जाएगा। और यदि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है तो GNP विल बी ग्रेटर देन GDP। और इफ दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0 देन GDP इज इक्वल टू GNP। तो इसका सही उत्तर हो गया सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा बैंक जमा सबसे अधिक तरल माना जाता है? Which of the following bank deposit is considered most liquid? तो सबसे अधिक लिक्विड डिमांड डिपॉजिट होता है। सबसे अधिक लिक्विड का मतलब कि वो सबसे इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं बैंक में जो कि कस्टमर जब उनकी डिमांड करे तभी उनको वापस मिल जाए। तो यानी कि वो जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट की लिक्विडिटी ज्यादा होती है, टाइम डिपॉजिट की लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो सही उत्तर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन आ रहे हैं 56। Which of the following is not a cause of microeconomic market failure? और निम्न में से कौन व्यष्टि आर्थिक असफल बाजार का कारण नहीं है? और इसके ऑप्शन है एक्सटर्नलिटीज, मिसिंग मार्केट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो मार्केट फेलियर का मतलब कि मार्केट अपने एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, तब भी नहीं काम करेगा जबकि एक्सटर्नलिटी हो। और एक्सटर्नलिटी क्या है भाई? तो एक्सटर्नलिटी का मतलब कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक यूनिट के द्वारा दूसरे लोगों पर जो पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो इस एक्सटर्नलिटी के कारण भी मार्केट जो है अपने एफिशिएंट मैनर में काम नहीं करता। मिसिंग मार्केट्स, यदि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मिसिंग है, मार्केट में कंपटीशन यदि मिसिंग है तब भी मार्केट फेल्योर होगा और मार्केट ढंग से काम नहीं करेगा। उसके बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट सरप्लस। तो ये मार्केट फेल्योर का कारण नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिना है, वह हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्टर्ब करता है, लेकिन उससे मार्केट फेल्योर नहीं होगा। जबकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन से भी मार्केट फेल्योर होता है। ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? और पहला है मोनोपोली राइट ऑफ करेंसी इशू। तो यस, देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका एक अधिकार होता है कि वही जो है इस करेंसी नोट्स इशू करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, यह भी देश के सेंट्रल बैंक का काम है। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, पूरे देश में क्रेडिट कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक का ही है। रिजर्व बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू देश में क्रेडिट कंट्रोल करता है। और लास्ट है डिपॉजिटिंग द सेविंग ऑफ पब्लिक। तो डिपॉजिटिंग द सेविंग ऑफ पब्लिक ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, बल्कि ये कमर्शियल बैंक्स का काम है। तो सही उत्तर है फोर्थ, डिपॉजिटिंग द सेविंग ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड टू होम। किसने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है? तो ऐसा जेबी से ने कहा था। जेबी से का एक फेमस स्टेटमेंट है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और इसको लॉ ऑफ मार्केट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मार्केट। बाजार का नियम है कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन कर लेती है। और इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया केन्स ने, जॉन मेनार्ड केन्स ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि नो, demand creates its own supply, supply does not create its own demand, rather demand creates its own supply। तो 58 का सही आंसर है सेकंड, जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि निगेटिवली स्लोप्ड होता है। इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो चूंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वही डिमांड कर्व शो करता है, इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप निगेटिव होता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफीरियर गुड, निकृष्ट वस्तु कौन सी है? तो निकृष्ट वस्तु कौन सी होगी? निकृष्ट वस्तु या इंफीरियर गुड वो गुड होती है जिसमें कि इनकम बढ़ने के साथ साथ जिसकी डिमांड घटती जाती है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ चूंकि केरोसिन की डिमांड कम होती जाती है, इसलिए इसको इंफीरियर गुड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हु इज फादर ऑफ डेमोग्राफी? जनांकिकीय का पिता कौन है? तो फादर ऑफ डेमोग्राफी माल्थस को बोलते हैं। माल्थस की एक बहुत फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें कि वो बताते हैं कि कैसे पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ती है, जबकि जो रिसोर्सेस हैं वो एरिथमेटिक रेट से बढ़ते हैं। तो इसीलिए इसी आधार पर माल्थस को फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है, जबकि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जेबीसी का अभी हमने चर्चा किया, जिन्होंने लॉ ऑफ मार्केट दिया था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और लुइस भी पॉपुलेशन पर काम किए थे, इन्होंने एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंटली विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन सा सेक्टर कर रहा है? तो निश्चित रूप से भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का है। उससे कम योगदान इंडस्ट्रियल सेक्टर का है और सबसे कम योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, किंग डिमांड कर्व इज द फीचर ऑफ विच मार्केट फर्म? किंग डिमांड कर्व किस मार्केट का फीचर है? तो किंग डिमांड कर्व इज द फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट फर्म। जो अल्पाधिकारी बाजार होती है उसमें किंग डिमांड कर्व पाया जाता है। एक इकोनॉमिस्ट हुए पॉल एम स्विजी, और पॉल एम स्विजी ने बताया कि यदि ओलिगोपोली मार्केट के फर्म्स का डिमांड कर्व बनाया जाए तो उस डिमांड कर्व में बीच में एक किंक होगा, उसके ऊपर का डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक होगा, नीचे का डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होगा। तो ये किंग डिमांड कर्व पॉल एम स्विजी ने दिया था और यह ओलिगोपोली मार्केट में लागू होता है। बाकी इकोनॉमिस्ट पहले यह भी था और अभी भी चर्चा है कि ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें कि डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है, डिमांड कर्व नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सेकंड, ओलिगोपोली मार्केट फर्म। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फर्म्स आर प्राइस टेकर? किस मार्केट में फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं? तो फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट मार्केट में प्राइस टेकर होती हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में जब फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं तो फिर प्राइस मेकर कौन होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर इंडस्ट्री होती है। आगे बढ़ते हैं, हु गेव द क्वेश्चन नंबर 65, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट? क्वासी रेंट या आभास लगान की अवधारणा किसने दिया? तो क्वासी रेंट या आभास लगान की अवधारणा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। क्योंकि सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट तो डेविड रिकार्डो ने दिया था, सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट डेविड रिकार्डो ने दिया था। बाद में उसी को एक्सटेंड करते हुए अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि ऐसे मशीन्स, ऐसे कैपिटल गुड्स जिनकी सप्लाई शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती है, उनको उनके प्राइस से कुछ ज्यादा ही मिल जाता है पेमेंट, और उसको उन्होंने क्वासी रेंट बताया और ये कहा कि ये लॉन्ग रन में ये क्वासी रेंट खत्म हो जाएगा। इसको क्वासी रेंट इक्वल टू टीआर माइनस टीवीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल सकते हैं, या एआर माइनस एवीसी से निकाल सकते हैं। तो क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट उन मशीनों पर लागू होता है जिनकी सप्लाई शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं और यह लॉन्ग रन में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदरिंग इन्वॉल्व्स, अपक्षय में शामिल है। तो अपक्षय या विदरिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टान है उनमें टूट फूट होती है। तो इसीलिए पृथ्वी की जो सामग्री है, जो अर्थ के मटेरियल्स हैं, उनमें ब्रेक डाउन होता है, उसी को विदरिंग या अपक्षय कहते हैं। जबकि यदि बल्क ट्रांसफर है तो वह अपक्षय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेविस साइकिल ऑफ इरोजन। एक डेविस का एक थ्योरी है जिसमें वो बताते हैं कि यदि टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है तभी जो है साइकिल ऑफ इरोजन लागू होगा। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेविस साइकिल ऑफ इरोजन इज टेक्टोनिक स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ हाई रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। यह उत्थान की उच्च दर का संकेतक है और इंडिकेटर ऑफ हाई रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज कॉन्वेक्स स्लोप। यदि उत्तल ढलान है
तो इसका मतलब कि देयर इज हाई रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटरल मोरेन्स अकर। लैटरल मोरेन कहाँ होती है? तो लैटरल मोरेन जो पार्श्व हिमोड़ होती है, जिनका कि निर्माण उच्च अक्षांशों के हिमानी के द्वारा होता है, वह क्या है कि लैटरल है। तो वो जो है कि ग्लेशियल वैली के किनारों पर, ऑन द साइड्स ऑफ ए ग्लेशियल वैली ही बनती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, ऑन द साइड्स ऑफ ए ग्लेशियल वैली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पेडॉन इज एसोसिएटेड विथ। पेडॉन वर्ड किस चीज से संबंधित है? और पेडॉन वर्ड जो है कि मिट्टी से संबंधित है, मृदा से संबंधित है, और यह मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है सॉइल का, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो पेडॉन सॉइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल आइडेंटिफाइंग फैक्टर इन ग्रेनाइट निच। ग्रेनाइट निच को पहचान के भौतिक कारक कौन सा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बेंडिंग और लेयरिंग ऑफ क्रिस्टल्स। बेंडिंग और लेयरिंग ऑफ क्रिस्टल्स को देख करके आप ग्रेनाइट निच के फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इंटरनल हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट्स इज जनरेटेड बाय। जो इंटरनल हीट्स उत्पन्न होती है प्लेट्स के मूवमेंट से, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है और उसके कारण जो इंटरनल हीट उत्पन्न होती है, उसका रीजन क्या है, वह क्यों होता है? तो रेडियो एक्टिव डीके, यस इसका है ये रीजन। नेक्स्ट है रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन, इसके कारण भी होता है। प्रीमोर्डियल हीट के कारण भी होता है। तो इसका मतलब इसका सही रीजन हो जाएगा ऑल ऑफ द थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, वेव्स ब्रेक। जो लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो ब्रेक होती हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक होती है, किस बेस पर? तो व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेवलेंथ। जो उनकी तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, उससे जो है जब पानी की जो गहराई है वो वेवलेंथ से हाफ से कम हो जाएगी, तो वेव्स ब्रेक होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर क्रिस्टलर हायरार्की ऑफ सेंट्रल प्लेसेस द के वैल्यू हैज बीन ग्रुप्ड इनटू। और वाटर क्रिस्टलर की जो थ्योरी है, उन्होंने अपने थ्योरी में के की वैल्यू को 7 माना हुआ है। और इनकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसमें इन्होंने के की वैल्यू 7 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वान थ्यूनेन थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो वान थ्यूनेन का जो मॉडल है वह एग्रीकल्चरल लैंड यूज से रिलेटेड है, या एग्रीकल्चरल लोकेशन से रिलेटेड है, और इसलिए यह वान थ्यूनेन की जो थ्योरी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा फिगर्स इन द टेक्निकल नेम ऑफ दिस ग्राफ। किस फसल के तकनीकी नाम में ओडिशा पाया जाता है? तो जो ओडिशा नाम है वो राइस का जो टेक्निकल नेम है, तो राइस का टेक्निकल नेम है ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा और ओडिशा इज सिमिलर टू ईच अदर, तो राइस का टेक्निकल नाम जो है वो हो गया ओराइजा सटाइवा, और राइस के टेक्निकल नेम में ओडिशा पाया जाता है। आप स्वीट का टेक्निकल नेम देखिए तो वह होता है ट्रिटिकम ऑस्ट्रेसियम, राइस का ओरिजा सटाइवा बता ही दिया। शुगर केन का होता है सैक्रम ऑफिसिनेरम, और मेज का होता है जी मेज। तो जो राइस का हो गया ओराइजा सटाइवा, दैट इज सिमिलर टू ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ए मैप इज। जो मैप होता है वह क्या होता है? तो मैप सिंपली होता है, मैप क्या? मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड होता नहीं है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो रियल वर्ल्ड का होता नहीं है, वह क्या है, एक छोटे रूप में पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ए मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्रिंग्स डिजायरेबल चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज किसके द्वारा आती है? और ह्यूमन बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज एजुकेशन के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर। एजुकेशन के कितने प्रकार हैं? और एजुकेशन के 3 प्रकार हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द वर्ड एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड। तो ये जो एक्सटेंशन वर्ड है ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्ड है, और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है,
और यह ओरिजिनेट हुआ है यूके या ब्रिटेन में। इंग्लैंड में एक्सटेंशन वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। ICDS स्कीम कब लॉन्च हुआ है? तो ICDS स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है यह 1975 में लॉन्च हुई और इसमें फूड, प्री स्कूल एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर 6 साल से कम के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, साथ में उनकी माताओं को भी ये सुविधाएं देते हैं। तो ICDS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम और यह 1975 में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, पोस्टर इज ए, पोस्टर है तो पोस्टर क्या है? एक विजुअल एड है, पोस्टर एक विजुअल एड है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ऑडियो तो है नहीं, विजुअल एड है, दिखा करके ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करता है, तो पोस्टर इज ए विजुअल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मनरेगा का उद्देश्य है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में आया और 2006 में 2 फरवरी को मनरेगा शुरू हुआ और मनरेगा में का एकमात्र जो बड़ा उद्देश्य है वह है टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू रूरल लोगों को रोजगार देना ही मनरेगा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इसी के से यदि रोजगार मिलेगा तो रूरल अर्बन माइग्रेशन भी कम होगा। ठीक है, तो पहला उत्तर इसका सही है, टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू रूरल। मनरेगा एक्ट 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 से मनरेगा लॉन्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फूड ग्रुप्स आर, खाद्य समूह कितने हैं? तो जो फूड ग्रुप्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और पहला पार्ट है पहले पार्ट में आता है ब्रेड्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट वाले आते हैं। सेकेंड में आता है वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। थर्ड में फ्रूट्स को लिया जाता है। फोर्थ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिफ्थ में मीट, फिश एटसेट्रा को लिया जाता है। तो टोटल जो फूड ग्रुप्स हैं वो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 85 है स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। और स्कर्वी जो डिजीज है वो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं उसकी कमी से स्कर्वी नामक डिजीज होती है। जबकि विटामिन डी जिसको कि कैल्सीफेरॉल कहते हैं इससे बच्चों में इसकी कमी से विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होती है। और विटामिन सी की कमी से अभी हमने बात किया कि विटामिन सी जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है उसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर और मेरेस्मस नामक रोग बच्चों में ज्यादातर होते हैं। क्वाशियरकोर और मेरेस्मस नामक रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से जरप्थेल्मिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्क इज ए बैड सोर्स ऑफ, मिल्क किसका खराब स्रोत है? मतलब मिल्क में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो मिल्क में कैल्शियम, फास्फोरस तो पाए जाते हैं, विटामिन सी बहुत कम मात्रा में नहीं पाया जाता है, न के बराबर, और आयरन भी नहीं है, इसलिए मिल्क इज ए बैड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन नहीं होने के कारण ही मिल्क को एक कंप्लीट फूड नहीं माना जाता है। तो मिल्क इज ए बैड सोर्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज ICAR सिचुएटेड, क्वेश्चन नंबर 87 है कि वेयर इज ICAR सिचुएटेड, ICAR कहाँ स्थित है? और ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जितने विटामिन हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो 2 ही हैं, बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं। तो बाकी जो बचती हैं ए, डी, ई और के, तो ए, डी, ई और के में डी यहाँ पर दिया गया है, तो डी इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल हैं और यहाँ डी दिया है तो इसलिए यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरीज आर रिक्वायर्ड बाय ए प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को कितना एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत होती है? तो ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन
हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होती है। 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 in Mumbai and the first session was presided over by व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इन्होंने मुंबई में जो हुआ अधिवेशन था 1885 में उसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, फासिज्म या फासीवाद का जन्म निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो फासीवाद मुसोलिनी का दिया हुआ है। मुसोलिनी जो इटली का शासक था उसी का फासीवाद कहा जाता है, उसके सिद्धांत, उसकी पार्टी। और फासीवादी जो थे वो राष्ट्रवाद पर बहुत जोर देते हैं और इसका जन्म जो है इटली में हुआ था। तो फासीवाद का जन्म इटली में हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विथ, एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी? तो एनी बेसेंट होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया था और 1917 में 1917 में उन्होंने होम रूल मूवमेंट खत्म कर दिया। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, जिनका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अच्छा योगदान है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रही थी। जबकि ये जो और ऑप्शन दिए गए हैं, चंपारण मूवमेंट, तो चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी जी से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने देश में सबसे पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया वो 1917 के चंपारण मूवमेंट में ही किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी गांधी जी ने लॉन्च किया था। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन चलाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 1942 में शुरू हुआ था। जबकि होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने शुरू किया था, 1916 में शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93, धन विधेयक को भारत में कौन सत्यापित करता है? Who certifies a money bill in India? तो मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेशन स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। और मनी बिल को जो डिफाइन किया गया है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में किया गया है। मनी बिल हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, दैट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द लोक सभा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? तो वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वुड्रो विल्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और बहुत ही महान एकेडमिशियन और बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। इन्हीं के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था और ही इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका में इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। हेनरी फेयोल जो थे, वो हेनरी फेयोल को भी हमने शुरू में ही बताया था फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। जो लूथर गुलिक हैं, ये गुलिक का नाम भी मैनेजमेंट में बहुत आता है और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पोस्ट कार्ब। लूथर गुलिक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पोस्ट कार्ब, POSDCORB। पोस्ट कार्ब में P का मतलब है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो पोस्ट कार्ब का कॉन्सेप्ट लूथर गुलिक ने दिया था। वुड्रो विल्सन की बात हमने कर ही दिया। हर्बर्ट साइमन भी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, इनकी इकोनॉमिक्स में थ्योरीज भी पढ़ाई जाती हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ बाउंडेड रिलेटिविटी। हर्बर्ट साइमन की एक प्रमुख थ्योरी है थ्योरी ऑफ बाउंडेड रिलेटिविटी और रेशनलिटी, थ्योरी ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया इज रिलेटेड टू। जो 73rd अमेंडमेंट है वह किस चीज से संबंधित है? और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसके द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
11th शेड्यूल जोड़ा गया था और 1993 में यह लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज का प्रावधान किया गया था। जबकि जो 74वां संशोधन था, 74th संशोधन, वह भी 93 में ही लागू हुआ था। उसमें अर्बन गवर्नमेंट की बात की गई थी। अर्बन गवर्नमेंट की बात किसमें की गई? तो 74th अमेंडमेंट में की गई थी। जबकि दल बदल की जो बात थी वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही की गई थी। जो 52वां संविधान संशोधन था उसी में डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये जो 52वां संविधान संशोधन है यह 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस आयोग को केंद्र सरकार ने 1983 में संघ राज्य संबंध के लिए नियुक्त किया था? तो 1983 में जो यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के लिए आर.एस. सरकारिया कमीशन जिसकी चेयरमैन आर.एस. सरकारिया थे, उसको नियुक्त किया गया था। ठीक है। जबकि जो दत्त कमीशन है यह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से जुड़ा हुआ है और जो शीतलवाड़ कमीशन है, यह जो शीतलवाड़ थे यह जो है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। यही पीसी शीतलवाड़ एमसी शीतलवाड़ पहली बार जो है कि भारत के अटॉर्नी जनरल बने थे, एमसी शीतलवाड़, और यही जो है लंबे समय तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। जबकि जो राजमन्नार कमीशन है यह भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पर बनी थी, लेकिन यह 1971 में ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। और जो राजमन्नार थे वह 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप? इनमें से कौन सा प्रेशर ग्रुप की विशेषता नहीं है, दबाव समूह की विशेषता नहीं है? और पहला ऑप्शन दिया है इट ट्राई टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड। तो हाँ, प्रेशर ग्रुप जो है बाहर से प्रभावित करने का प्रयास करता है, यह तो दबाव समूह की विशेषता है। इट्स मेंबरशिप इज लार्ज मेंबरशिप भी होती है, यह भी सही है, यह भी दबाव समूह की विशेषता है। इट एक्टिवली ज्वाइन्स पॉलिटिकल पार्टी, यह दबाव समूह की विशेषता नहीं है। दबाव समूह सीधे सीधे राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ जाते हैं, सीधे सीधे सक्रिय राजनीति में नहीं जुड़ जाते हैं। इट्स मेंबर कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स, हाँ, एक जो प्रेशर ग्रुप का सदस्य है वह कितने भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं है। तो दबाव समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? तो उसका सही उत्तर होगा इट एक्टिवली ज्वाइन्स पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इज? बहुत ही आसान सा प्रश्न। प्लानिंग कमीशन को जिस थिंक टैंक ने रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई और इसमें नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको लाया गया है। नीति आयोग भी एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन ही है, एडवाइजरी अथॉरिटी ही है, और इस नीति आयोग का जो चेयरमैन है वह एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, पदेन प्रधानमंत्री, वही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। वर्तमान में नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं वह राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के जो सीईओ हैं इस समय वह अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, which among the following is not true about the estimate committee? एस्टिमेट कमेटी के लिए कौन सा सही नहीं है? The first estimate committee of the post independent era was set up in 1950। तो एस्टिमेट कमेटी ये तो सही है कि जो फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी थी वह पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 में बनी थी। दूसरा जो ऑप्शन दिया है कि एस्टिमेट ऑफ कमेटी हैज अ राइट टू क्वेश्चन द पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, नहीं, एस्टिमेट कमेटी या प्राक्कलन कमेटी को जो भी संसद ने नीति बना दिया है उस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। उसके बाद है इट कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर दैट आर बोथ फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा।
प्राक्कलन समिति में ये गलत है। प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। और लास्ट में दिया है कि चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट कमेटी इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। यह भी गलत है, यह भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एस्टीमेट कमेटी का जो चेयरमैन है वह विपक्षी दल से होगा। ऐसा लोक लेखा समिति के बारे में कुछ सत्य है। लोक लेखा समिति में एक प्रावधान बन गया है, एक परंपरा बन गई है, विपक्षी दल के अध्यक्ष को वहां पर हम विपक्षी दल से जो है कि अध्यक्ष ले आते हैं लोक लेखा समिति में। लेकिन प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और इसका कोई भी अध्यक्ष जो सरकार में पार्टी है वह भी हो सकती है। तो जो सही नहीं है ऑप्शन, वह सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही नहीं है। जबकि 1950 में पहली बार एस्टीमेट कमेटी बनी थी। दो बहुत बड़ी समितियां हैं संसद की, एस्टीमेट कमेटी और लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इन दोनों से प्रश्न आता है, इसलिए इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है। और अब आखिरी प्रश्न आज का, हाई कोर्ट इश्यू रिट्स अंडर आर्टिकल। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट इश्यू करते हैं? तो हाई कोर्ट जो है 226 के तहत, 226 के तहत मूल अधिकारों के लागू करने के लिए रिट जारी करते हैं। जबकि जो हाई कोर्ट की स्थापना है वह 214 में होती है। 214 में हाई कोर्ट की स्थापना होती है और 226 में उनको रिट इश्यू करने का अधिकार देते हैं। 213 में जो है राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता। तो इन प्रश्नों में वैसे तो 70 प्रश्नों की चर्चा की गई, लेकिन इन 70 प्रश्नों में 500 प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, जिनकी की बहुत बृहद में चर्चा की गई है। बार बार आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी 2020 के बीएड के एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।